हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और हम एंजॉय करते हैं आप सभी के साथ बातचीत करके। दिस इज गजेंद्र पारिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द प्रोफेशनल्स। लेट्स सी आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा लेटर। लेटर को हमको किस तरीके से करना है, किस तरीके से फॉर्मेट होगा, किस तरीके के और कितनी तरीके के लेटर्स होंगे, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे और जानेंगे कुछ खास बात लेटर की जो आज तक आप नहीं जान पाए। जी हां दोस्तों, ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिनके बारे में आपने न कभी सुना, न कभी देखा, न कभी पढ़ा है। तो आज मैं उन चीजों को रिवील करने जा रहा हूं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें लेटर में आती हैं, कौन सा फॉर्मेट लेटर का होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसे सही कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन विथ लेटर्स। कितनी तरीके के लेटर्स होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। दो तरीके के लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं, इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, पहले भी हमने देखा है कि 11th और 12th में ये सारी चीजें आई है और आपने इन चीजों को पढ़ी है। ठीक है, लेट्स सी। फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात करनी है हमें। व्हाट इज मीन बाय फॉर्मल लेटर्स और व्हाट इज मीन बाय इनफॉर्मल लेटर्स, इन दोनों को बताएंगे और बताएंगे हम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये आपने बहुत छोटी चीजें हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिनको आपने अच्छी तरह से 11th और 12th में चेक किया होगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स की। किसकी? फॉर्मल लेटर्स की। तो फॉर्मल लेटर्स किसको दिया जाता है? फॉर्मल लेटर्स हमेशा जब भी हम अपने रिस्पेक्टिव के पास जाते हैं, जैसे हमारे डियर टीचर्स, जैसे कि मैं, जैसे आपके प्रोफेशनल के सभी टीचर्स हैं, उन सभी को आप रिस्पेक्टिव फॉर्म में कहोगे। सर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर, गुड मॉर्निंग टीचर। इस तरह की जब भी हम बात करते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं। तो फॉर्मल वे में हम जब भी बात करेंगे तो वो होगा टीचर्स से। गेस्ट को हम क्या कहेंगे? आइए आइए, प्लीज बी सीटेड, इस तरीके से कहते हैं। गेस्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं, हाँ भैया क्या काम है? पापा ने कहा पापा घर पे नहीं है। तो इस तरीके से बात करेंगे क्या? नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि आप इस तरीके से बात करेंगे। तो जितने भी गेस्ट आते हैं, हाँ, हम वहां पर जब गेस्ट आते हैं थोड़ा सा फंबल करते हैं। किस तरीके से फंबल करते हैं ये भी मैं एग्जांपल दे देता हूं। मुझे लगता है कि आप सभी ऐसा ही करते होंगे। सपोज कीजिए कोई बंदा आया है और इस तरीके से खड़ा है आकर के। भैया मिस्टर रविंद्र जी होंगे क्या आपके घर पे? पापा तो नहीं होंगे। क्यों, आपको क्या काम है? जी मैं शादी का कार्ड लेके आया हूं। जैसे ही हम सुनेंगे ना कि शादी का कार्ड लेके आए, अरे अच्छा, ओके, प्लीज आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? अभी तक तो भैया हमने नहीं बुलाया था, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि इनविटेशन कार्ड आया है तो हम क्या करते हैं? तुरंत के तुरंत ही उन्हें अंदर बुला लेते हैं और कहते हैं सर आइए, पधारिए, बैठिए सर। तो ये हमारी टेक्निक होती है ना। तो इसी तरह से आप भी करते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो अब चेक करें, हम वहां पर कहते हैं क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम, कचौरी, समोसा, पिज्जा, क्या लेंगे आप? प्लीज जल्दी से बताइए, मैं जल्दी से लेके आता हूं आपके लिए। ये सारी चीजें क्या है भैया? ओहो, ये तो फॉर्मेलिटीज है। फॉर्मेलिटीज का मतलब फॉर्मल है, ठीक है। दैट मीन्स अननोन पीपल कोई भी आते हैं तो पूरी फॉर्मेलिटीज की जाती है। गेस्ट आपके घर पे आए, चाचा जी आए, मामा जी आए, काका जी, बुआ जी, जो भी आए आपके पास, अंकल आए हैं, तो आप पूरी फॉर्मेलिटीज करते हैं उनके साथ में, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल। और फॉर्मल लेटर्स में बिजनेस की भी बात की जाती है, ठीक है। तो जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे, कंप्लेंट की बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो वो हम बिजनेस लेटर और इन सभी में बात करते हैं। ये सारी चीजें किस में आती है? ये सारी चीजें फॉर्मल लेटर में आती है। किस में आती है बेटा? फॉर्मल लेटर में। चलिए, तो हमने फॉर्मल लेटर के बारे में एक बार इंट्रो तो दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट इंट्रो लेते हैं हमारा इनफॉर्मल के लिए। तो इनफॉर्मल में क्या आता है उसे भी हम चेक कर लें। चलिए, इनफॉर्मल में क्या चीज आती है? इनफॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं? हमारे फ्रेंड्स होते हैं उन्हें लिखते हैं, रिलेटिव्स होते हैं उन्हें लिखते हैं, और हमारे पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स को लिखना है, सपोज कीजिए आप कहीं पर बाहर रहते हैं, ठीक है, आप कैंप में रहते हैं तो आप लेटर लिख सकते हैं। आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप मम्मी या पापा को लेटर लिख के कहते हैं। और लेटर में भी हम क्या कहते हैं? लेटर में भी हम हमेशा इन चीजों के बारे में बात करते हैं
कि प्लीज भैया मुझे पैसे भिजवा दीजिए, या पापा प्लीज आप मुझे आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप मुझे पेमेंट सेंड कर दीजिए। इस तरह की जब भी हम बात करेंगे तो हम हमेशा पेरेंट्स को इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ कैसा होगा? जब गेस्ट आए थे तो आपने गेस्ट को किस तरीके से अटेंड किया था? अब हम अपने फ्रेंड को अटेंड करके देखते हैं। हेलो, अरे सुन वीरेंद्र, क्या बात है यार, बहुत अच्छा बात हो गई आज। आज पता है गुड न्यूज है, पापा मम्मी आज नहीं है, आज घर पे पार्टी है। यस, आज घर पे पार्टी है भाई, आ जाना शाम को। जैसे ही सारे फ्रेंड्स आ गए तो आप क्या कहेंगे? आइए आइए, आपका स्वागत है। क्या ऐसे कहेंगे? आप उन्हें इस तरीके से बिहेव करेंगे। क्या लोगे वीरेंद्र? क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा गरम, कचौरी, समोसा, पिज्जा, बर्गर? ऐसी कोई चीज नहीं है भैया, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तेरा ही घर समझ और आराम से ले ले। तो हम इसी तरीके की बात तो अपने फ्रेंड से कहते हैं अच्छा चाय बनाए तो मेरे लिए भी भैया चाय बना देना यार, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, जस्ट अपने आप को समझो कि आपका ही घर है ना। तो ये सारी चीजें हम अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की लेटर जो हैं, पहले बिजनेस लेटर में क्या आता है उनके बारे में बात करते हैं और फिर इनफॉर्मल लेटर की बात करेंगे। ठीक है, पहले बात कर रहे हैं हम फॉर्मल लेटर्स की। तो यहां पर ये जो फॉर्मल लेटर्स दिखाई दे रहे हैं इनकी बात करते हैं। इस फॉर्मल लेटर में हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस लेटर, जिसमें आता है इंक्वायरी, प्लेसिंग, कैंसिलिंग ऑर्डर्स एटसेट्रा। तो बिजनेस लेटर के अंदर हमेशा इंक्वायरी आती है, हम कोई भी चीज की इंक्वायरी करते हैं, प्लेसिंग करते हैं, या ऑर्डर हमने जो दिया है लैपटॉप डेस्कटॉप का 50 लैपटॉप डेस्कटॉप की बात कही थी, बट दिवाली तक हमने मंगाया था, दिवाली के बाद अगर ऑर्डर आता है तो फिर किस काम का, तो हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से हम उसे बिजनेस लेटर के अंदर कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ क्या आता है यहां पर ऑफिशियल लेटर्स में, और क्या चीज आती है? देखिए, कंप्लेंट की है, मेकिंग रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं किसी के लिए, और ग्रीवेंस की बात करते हैं यहां पर। तो ये सारी चीजें जो है लेटर जो है वो फॉर्मेट उसका किस तरीके का होना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चलिए इसमें लेटर टू एडिटर की भी बात करके देख लें कि यहां पर एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो दोनों फॉर्मेट में लिखते हैं, एक तो रिक्वेस्टिंग लेटर लिखते हैं और एक कंप्लेंट लेटर भी लिखते हैं कि हमारे यहां पर गार्बेज डंपिंग जो है बहुत ज्यादा हो रही है, तो प्लीज आप इसे इग्नोर मत कीजिए, टेक सम एक्शन और इस चीजों को यहां से हटवाइए। तो ये हम कंप्लेन कर रहे हैं। मीनवाइल हम रिक्वेस्ट टोन में कहते हैं कि प्लीज सर आप इसे जल्दी से जल्दी अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, सो दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, आकर इस गार्बेज एंड डंप को ले जाए जल्दी। ठीक है, तो इस तरह की बात हम पब्लिक मैटर्स की बात करते हैं और एडिटर को कहते हैं हम अपने सजेशन भी मांगते हैं वो, तो हम सजेशन भी देते हैं। मीनवाइल अब बात करते हैं हम हमेशा जो चीजें करते थे, लेटर टू प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल को लेटर कभी आपने लिखा है? माय डियर प्रिंसिपल सर, हाउ आर यू, आई होप यू विल बी फाइन देयर एज आई एम हियर। तो ऐसा कभी लिखा है क्या प्रिंसिपल को? तो ये एक्चुअल में लेटर आपके पास लिखा हुआ है, लेकिन ये लेटर नहीं होता, ये एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल होता है। बट जब हम लेटर में एड्रेस लिखते हैं, क्या करते हैं बेटा? एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस लिखने के बाद वो पूरा फॉर्मेट चेंज होकर के इट विल चेंज इनटू लेटर वाइज एप्लीकेशन, तो वो हो जाता है लेटर वाइज एप्लीकेशन। तो इसे केवल लेटर भी नहीं कहा जाता, इसे केवल एप्लीकेशन भी नहीं कहा जाता। एज वी आर राइटिंग लेटर, तो वहां पर जैसे ही हमने एड्रेस लिखा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? लेटर वाइज एप्लीकेशन। तो यहां पर क्लियर हो गई बात आपकी। एप्लीकेशन फॉर लीव, परमिशन, मैंने तो कई बार ऐसा भी किया है कि घर पे रह करके आज मूड नहीं है यार आज जाने का, तो हम एप्लीकेशन लिख देते थे, रिस्पेक्टेड टीचर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरे पेट में सिरदर्द हो रहा है, मैं सॉरी मैं नहीं आ सकता, आई कांट बी एबल टू कम देयर, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे और 2 डे, इस तरह से छुट्टी ले लेते थे। बट मुझे लगता है आप भी ऐसा ही कुछ ना कुछ करते होंगे, है ना? इतने शैतान तो रहे होंगे आप भी। चलिए, तो इस तरह की बात यहां पर हम प्रिंसिपल से रिक्वेस्टिंग वे में करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं
एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन हम जब भी देते हैं तो यहां पर जॉब एप्लीकेशन की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड रिज्यूमे। रिज्यूमे हम लिख करके देते हैं सो दैट आगे कोई भी कंपनी होगी तो वो हमें हायर कर सकती है हमारे कैपेबिलिटीज को देख करके, और एम्प्लॉयज को भी कहा जाता है। ठीक है, लेटर ऑफ कंप्लेंट, तो कंप्लेंट की बात जब भी हम करेंगे तो बिजनेस लेटर में कंप्लेंट भी चेक करेंगे कि कंप्लेंट कैसे किया जाता है। तो यहां तक की बात तो हमने फॉर्मल लेटर्स के अंदर जितनी भी चीजें थी सारे में देख ली। ये सारी चीजें जो है फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था, इनफॉर्मल में क्या आता है, इनफॉर्मल में ज्यादा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल में तो हम अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं और फ्रेंड्स से बात करते हैं, हाय यार कैसा है, बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई है, चलिए मैं सोच रहा था कि आपसे बात कर ली जाए, आप कैसे हैं, किस तरीके से हैं, ये सारी चीजें। लेकिन आज की डेट में तो मोबाइल फोन है, लेटर्स का तो काम ही नहीं है, तो अब लेटर्स नहीं होते हैं। इन प्रीवियस पहले के समय में लेटर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ऐसे जब भी लेटर मिल जाता था तो हम कहते थे आई एम वेरी डिलाइटेड एंड एक्साइटेड टू गेट योर लेटर। इसी तरह से हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उनसे करते थे। ठीक है, तो ये लेटर की बात जो है बहुत पुरानी हो गई है। अभी तो हमारे पास वीडियो कॉल भी है, व्हाट्सएप कॉल भी है, सारी चीजें हम करके कह लेते हैं और व्हाट्सएप डूड हाउ आर यू। हम अपने पास में फ्रेंड से बात नहीं करते, बट बाहर दूर कहीं रहता है और टाइप कर देते हैं कैसे हो माय डियर फ्रेंड, तो वहां पर कैसे हो बोल तो रहे हैं, बट अपने पास में जो फ्रेंड है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पर चेक कीजिए, लेटर ऑफ कंप्लेंट की बात हो चुकी है, सॉरी इनफॉर्मल लेटर्स की बात कर रहे थे। तो इनफॉर्मल लेटर्स में हमेशा हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स यानी कि मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम खत्म नहीं कर सकते। अब यहां पर चेक करें, नॉलेज ऑफ लेटर और सर्कुलर्स एंड टेंडर्स की बात करते हैं। देखिए सर्कुलर्स क्या हैं और टेंडर क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। फॉर्मल लेटर क्या कहते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। फॉर्मल लेटर कहते हैं मैं हमेशा कंप्लेन करता हूं, रिकमेंड करता हूं, इनवाइट करता हूं, इन्फॉर्म करता हूं और लीगल टर्म्स में बात करता हूं। तो जितने भी चीजें मैंने आपको ब्रैकेट में अंडरलाइन की है उन सभी अंडरलाइन थिंग्स को चेक कीजिएगा। यहां पर इनवाइट की जब भी बात की जाएगी तो यहां पर 2 टाइप्स के इनविटेशन होंगे। हम अपने कंपनी के अंदर भी इनविटेशन देते हैं और कंपनी के बंदों को बुलाते हैं कुछ और बिजनेस टर्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर इनविटेशन ऐसे बंदों को दिया जाता है। बट हम इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड्स को भी इनविटेशन देते हैं। तो इन दोनों टर्म को भी चेक करेंगे कि उनका टर्म आता है तो इनविटेशन कैसे लिखते हैं और अपने फ्रेंड्स को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने फॉर्मल लेटर देखा। अब यहां पर खास बात क्या है उस खास बात को भी अपन चेक कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप चेक कर लीजिए। अ फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर, इट इज अ लेटर रिटन फॉर ऑफिशियल रीजन। फॉर्मल लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर होता है और इसे ऑफिशियल रीजन की वजह से ही लिखा जाता है, ऑफिस पर्पस से ही लिखा जाता है और इसका कोई पर्सनल रीजन नहीं होता, पर्सनल पर्पस नहीं होता। इसीलिए इसे कहते हैं अ बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी को दिया जा सकता है, ये लेटर बिजनेस लेटर कहलाता है। ठीक है, कस्टमर, क्लाइंट और अदर एक्सटर्नल पार्टीज को दिया जाता है। तो यहां पर आपको फॉर्मल लेटर यानी कि बिजनेस लेटर समझ में आ गया। चलिए कुछ खास बात और करते हैं सर्कुलर की और टेंडर की। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे पहले आता है सर्कुलर। What is meant by circular? सर्कुलर जो है, जब भी सर्कुलर निकलता है मल्टीनेशनल कंपनीज में तो ये हमेशा बड़े ग्रुप्स में दिया जाता है। सर्कुलर जब भी भेजा जाता है तो बड़े ग्रुप की बात की जाती है, सर्कुलेट इन अ बिग ग्रुप। ठीक है, यहां पर चेक कीजिए, सर्कुलेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि बिग ग्रुप में हम सर्कुलेट करते हैं। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग कैसी होती है, माय डियर कस्टमर, सब्सक्राइबर, डीलर्स, इस तरीके से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से चेक करके रखिएगा। अब पब्लिक नोटिस की बात करते हैं। देखिए पब्लिक नोटिस, नोटिस का मतलब हमें अच्छी तरह से पता है, जब हमारी स्कूलिंग होती थी तो हमें अच्छी तरह से पता है नोटिस हमारे ब्लैक बोर्ड पे यहां या फिर स्कूल के बाहर प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर नोटिस लगा होता था। ठीक है, उसमें क्या लिखा होता था, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड। क्या लिखा होता था,
all the students are hereby informed that so and so things are happening in our school। तो इस तरीके से उसमें नोटिस के अंदर चीजें लिखी हुई होती थी, ठीक है। तो ये हमें अच्छी तरह से पता है कि ये नोटिस होते हैं और इन नोटिस को हम अच्छी तरह से स्कूल वाइज जानते हैं। लेकिन क्या यही नोटिस होते हैं जिनके बारे में हमको पता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो इन नोटिस को हम और किस तरीके से चेक कर सकते हैं, एक बार इसे आप चेक करके देखिए। देखिए यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर कह रहा है पब्लिक नोटिस में क्या कहता है, उसे एक बार चेक कर लीजिए। पब्लिक नोटिस में हमेशा कहता है दीज आर एडवर्टीजमेंट अनाउंसमेंट पब्लिश्ड बाय कंपनीज फॉर कॉमन पब्लिक टू इन्फॉर्म देम अबाउट पब्लिक इवेंट। तो पब्लिक इवेंट की बात यहां पर कही जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीजें समझाता हूं सो दैट आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पब्लिक नोटिस क्या होते हैं। देखिए एक पब्लिक नोटिस तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज जब होते हैं तो हम पब्लिक को नोटिस देते हैं। दूसरा पब्लिक नोटिस कब दिया जाता है, एक होता है वर्बल नोटिस देना और एक होता है रिटन नोटिस देना। मैं दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरह से विद एग्जांपल करके बताता हूं। इन प्रीवियस क्या होता था बच्चों, इन प्रीवियस जब राजा को अपनी कोई बात पहुंचानी होती थी प्रजा को, यानी कि कोर्टियर्स को पहुंचानी होती थी, तो क्या राजा जाएंगे और सबको कहेंगे अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं आपका राजा हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, इस तरह से कहेंगे? नहीं, वो इस तरीके से नहीं कहते थे। वो क्या करते थे, वो हमेशा एक ड्रमर को बुलाते थे, एक रिटन पेपर पे लिखते, तो उस रिटन थिंग को लेकर के एक बंदा ऐसे पकड़ता था और एक ड्रमर जो था ड्रमर बजाता था। मैं आपको बजा के बताता हूं। डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग, डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग, डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग। सुनिए 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 सभी प्रजाजन सुनिए, राजा का फरमान आया है, ध्यान लगा के सुनिए। कल सुबह 7 बजे सभी को बुलावा आया है, सभी का बुलावा आया है, भोजन तैयार है राजा की तरफ से, और एक खास बात आप सभी से करना चाहते हैं वो डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग, डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग। सुनिए सुनिए सुनिए, 7 बजे जल्दी आ जाइएगा और जगह अपनी सुनिश्चित कर लीजिएगा। सो एंड सो इस तरह की बात करते थे, है ना। तो ये एक पार्ट था वर्बल नोटिस देने का। वर्बल नोटिस में आपने फिर से सुना है, अभी मॉर्निंग में एक व्हीकल आता है जिसे कहते हैं कचरे वाली गाड़ी आ गई है ना। तो उसमें भी आजकल टोन आता है, अगर आप उदयपुर से हैं तो उसमें एक गाना आता है। और अभी हम जब भी किसी को कॉल लगाते हैं तो शायद अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं और कहते हैं कोरोना के बारे में। तो ये क्या है, अमिताभ बच्चन जी जब बोल रहे हैं तो वो भी तो एक वर्बल नोटिस है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए आप सभी, आप घर में सुरक्षित हैं और सुरक्षा का पालन कीजिए। जब भी आप बाहर जाएं तो बिना मास्क के न जाएं, और जब भी बाहर से आएं तो हैंड वॉश करना ना भूलें। तो चलिए इसी तरीके से सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और मजे कीजिए। तो ये सारी चीजें क्या है, वर्बल नोटिस है, ठीक है। चलिए वर्बल नोटिस ऐसे ही बहुत सारे आते हैं। जहां पर सी पोर्ट है या समुद्र की जगह है वहां पर भी इस तरीके के नोटिस आते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आप सभी सुनिए, मछुआरे ध्यान से सुनिए, शाम को 6 बजे कैटरीन आने वाले हैं। ये टॉर्नेडो बहुत भयंकर है और जिसकी रफ्तार करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जितने भी मछुआरे भाई बहन हैं वो मछलियां पकड़ने समुद्र में ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग वापस ना आए। तो ध्यान से सुनिए और समुद्र से दूर रहिए। तो इस तरीके की चीजें जो है वर्बल नोटिस में आती है। तो ये आपने सुना वर्बल नोटिस। अब रिटन नोटिस जो है वो आपको कहां कहां पर मिलते हैं। रिटन नोटिस की जब भी हम बात करेंगे बेटा जी, रिटन नोटिस में क्या होता है, जब भी हम कहीं पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि पब्लिक जहां पर होती है, जैसे हम अपने उदयपुर में जाते हैं तो फतेह सागर की पाल देखी है हमने, फतेह सागर पे हम जाते हैं, है ना। तो फतेह सागर पे बहुत सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो पब्लिक जहां पर भी होगी वहां पर बड़े बड़े बैनर्स में वहां पर रिटन में लिखा हुआ है यूज योर मास्क, ठीक है। अपना मास्क लगाइए और
स्पिट कहीं पर भी मत कीजिए। अगर मास्क आपको बहुत ज्यादा बर्डन लगता है तो हो सकता है कि आपके ऊपर पूरा व्हाइट मास्क आ जाए, तो वो शायद आपके लिए बर्डन कम हो जाए। तो इस तरीके के कोट वहां पर दिए जाते हैं सो दैट आप भी अवेयर हो जाएं और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें जो है पब्लिक नोटिस कहलाती है। तो क्लियर हो गई पब्लिक नोटिस। बेटा जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने इसे स्किप किया तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएगी, क्योंकि हम वैसे ही बहुत सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट में पढ़ा रहे हैं, बट ऐसी चीजें जो आपने नहीं पढ़ी है उन्हें हमें क्लियर करना पड़ेगा। प्लीज थोड़ा सा इसे चेक कीजिएगा। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो डू कमेंट ऑन दैट वीडियो कि हाँ आपको क्या क्या चीजें पसंद आई। अगर नहीं भी आते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे वीडियोस में और क्या चीजें अच्छी करनी है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को पता है। टेंडर एक रिटर्न कोटेशन होता है जिसको कि एक बेड कहा जाता है और बेड लिख करके दिया जाता है। ठीक है, तो कौन देता है टेंडर? वो टेंडर जो है गवर्नमेंट देती है या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज देती है। तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? जब भी टेंडर दिया जाता है यानी कि आप जनरल पीपल को कहा गया, अवेयर किया गया कि देखिए टेंडर निकला है। किसका टेंडर निकला है? ये रोड रिपेयरिंग का टेंडर निकला है। अभी तो आप देख रहे हैं चारों तरफ, पूरे भारत के अंदर चारों तरफ खड्डे ही खड्डे खोद दिए गए हैं। चारों तरफ हम सही तरीके से व्हीकल नहीं चला सकते। हो सकता है बहुत जनों की जानें भी चली गई हो इन खड्डे को खोदने की वजह से, डिगिंग करने की वजह से, है ना। तो चारों तरफ रोड रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं कि रोड रिपेयरिंग और रोड्स बनाने हैं, तो इसका टेंडर जो है कौन कितने में लेना चाहता है। अगर हम टेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स हमें पैसे देने होंगे, तो हम लिमिटेड टेंडर कहेंगे, उसमें लिखेंगे 3 करोड़ रुपीस के अंदर अंदर आपको कोट करना है। तो किसी बंदे ने कोट किया 3 करोड़ से पहले 289 करोड़ कहा, तो और किसी ने कहा 290, तो जो सबसे लोएस्ट होगा, क्योंकि हमें तो पे करना है ना, तो जो सबसे लोएस्ट होगा हम उसे टेंडर दे देंगे। मीनवाइल जब हमें पैसे लेने की बात आती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट को पैसे लेने की बात आती है, तो भी वो टेंडर देता है। कैसे टेंडर देता है? आपने लीकर शॉप देखी होगी, देखी है ना। लीकर शॉप यानी कि वाइन शॉप। सबसे ज्यादा पैसे अगर राजस्थान गवर्नमेंट किसी में कमाता है तो मेरे ख्याल से ये लीकर शॉप से ही पैसे कमाते हैं, वाइन शॉप से ही पैसे सबसे ज्यादा आते हैं। और मेरी जहां तक बात जाती है, मुझे लगता है कि माउंट आबू में सबसे ज्यादा टेंडर भरा जाता है, सबसे ज्यादा पैसे जो है बिड दिए जाते हैं माउंट आबू के वाइन शॉप्स के लिए। क्यों? इसका भी कारण है, क्योंकि माउंट आबू जो है एक लिमिटेड जगह पर है, एक फिक्स जगह पे है, जहां से गुजरात और हम राजस्थान की जो बॉर्डर है वो मिलती जुलती है। तो वहां पर गुजराती जहां बंद है, पूरा लीकर बंद है, तो वो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो लीकर पीने के लिए गुजरात से माउंट आबू पास पड़ता है, वहां आ जाते हैं। और हमारे राजस्थान के लोग भी है तो वो भी वहां पर जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है राजस्थान का छोटा कश्मीर है, तो सभी लोग वहां पर जाते हैं। तो वहां पर एंजॉय करने जब जाते हैं तो लीकर का यूज करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा बेड उनकी लगाई जाती है। तो इसे टेंडर में प्रोड्यूस किया जाता है, टेंडर में दिया जाता है। यानी कि इनकमिंग जब भी होनी चाहिए गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छी तरह से बड़े बेड पे होनी चाहिए, और आउटगोइंग होनी चाहिए तो छोटे बेड पे होनी चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात, टेंडर आपको समझ में आ गया होगा। अब गुडविल लेटर की बात करते हैं। गुडविल लेटर क्या कहता है बेटा? आपकी अगर गुडविल है तो बजाज फाइनेंस भी आपको फाइनेंस देगा, लेकिन अगर आपकी गुडविल ही नहीं है तो फाइनेंस आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसी सोच रख करके, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास तो जब कैश होगा ना तो मैं कैश दे करके ही, पैसा दे करके ही मैं वो की चीज बाय करूंगा या परचेस करूंगा। बट आज के टर्म में वो गलत चीज है। आज के टर्म में अगर आपके पास पैसे हैं भी तो भी आपको, मेरे ख्याल से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से देखें, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि हमें हमेशा लोन लेके कराना चाहिए। लोन से या बजाज फाइनेंस या कोई भी फाइनेंस कंपनी है उनसे अगर लेते हैं तो वहीं पर हमारी गुडविल जनरेट होती है, और गुडविल जनरेट होने पर ही हमें लोन मिल सकता है। 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का लोन मिल सकता है। अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लो है कि हम उसे इकट्ठा कर पाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्टिव मेरा ये है कि गुडविल हमारी तभी जनरेट होती है। ठीक
ठीक है। तो यहां पर गुडविल के लिए क्या कहा जा रहा है, गुडविल लेटर्स की बात जब हम करते हैं, ऑल बिजनेस लेटर्स आर गुडविल लेटर्स। क्या है, बिजनेस लेटर तो सारे के सारे गुडविल लेटर होते हैं, बट क्या है, गुडविल लेटर्स आर नॉट बिजनेस लेटर। तो गुडविल लेटर जो है बिजनेस लेटर नहीं हो सकते। बिजनेस लेटर तो गुडविल हो सकती है, गुडविल लेटर्स हो सकते हैं, लेकिन गुडविल लेटर जो है बिजनेस लेटर कभी नहीं बन सकते। ठीक है। अब यहां पर इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से लेटर आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर, ठीक है, थैंक यू लेटर की बात करते हैं, थैंक्स लेटर आता है, सिंपैथी की बात करते हैं तो सिंपैथी लेटर आता है, ऑब्टरी लेटर की बात करते हैं, ऑब्टरी लेटर आता है, या फिर हम कंडोलेंस की बात करते हैं तो कंडोलेंस लेटर भी आता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी गुडविल लेटर में इंक्लूड हो जाती है। तो आई होप आप सभी बच्चों को यहां तक के टर्म और अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे जो मैंने अभी तक बताया है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्या आया। चलिए अब हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। मैंने आपको वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि इसके फॉर्मेट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज तक आपने कभी ऐसे फॉर्मेट के बारे में न तो बात की है, न आपने कभी देखा होगा, न कभी आपने लिखा होगा। इस तरह की शायद मैंने बहुत बढ़ चढ़ करके कुछ बात कही होगी। चलिए तो वो अब प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है, उसे मैं प्रैक्टिकल वे में बताता हूं कि कौन सी चीज है जो आपने नहीं सुनी होगी। लेटर का फॉर्मेट तो आपको आता होगा, है ना, आपने 12th में बहुत अच्छी तरीके से लेटर के फॉर्मेट को लिखा है। मैं वही फॉर्मेट आपको लिख करके बताऊंगा, लेकिन उसमें बहुत सारी नई चीजें आज आपको बताने वाला हूं। देखिए फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, बिल्कुल आता है साहब, डेट आता है, बिल्कुल डेट आती है, रिसीवर्स एड्रेस आता है, तो रिसीवर्स एड्रेस भी आ सकता है जब हम एप्लीकेशन वाइज लेटर की बात करते हैं, यानी बिजनेस लेटर या एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं रिसीवर्स एड्रेस आता है। ग्रीटिंग की बात करते हैं यानी सैल्यूटेशन की बात करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, दैट मींस हमने इन प्रीवियस आपको पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया था। तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं उन सभी चीजों को आपने चेक किया है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था टाइटल बार की बात कही थी। ठीक है, तो टाइटल बार इस तरीके से आते हैं, इसे हम टाइटल बार कहते हैं, टाइटल लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम इस सब्जेक्ट की जगह पर टाइटल बार साइन कर सकते हैं। मेन बॉडी ऑफ अ लेटर, उसमें क्या लिखना चाहिए, क्लोजिंग में क्या आना चाहिए, और सिग्नेचर लास्ट में आता है, वो तो हमें पता ही है, नई बात कुछ नहीं है। लेकिन अब नई बात करें ना यार, चलिए यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि भैया कितने तरीके के लेटर्स आते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास है, इन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्टिंग लेटर है, इंटरेस्ट से जॉब का, कंप्लेंट लेटर, अपॉलॉजी लेटर, लेटर ऑफ अपील, फेयरवेल, इनविटेशन, रेजिग्नेशन, और रिक्वेस्टिंग लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, इंटरव्यू, थैंक यू लेटर और रेफरेंस लेटर लिखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर जो है आपके पास हैं। अगर नहीं आते हो तो इनमें से आप करके देखिएगा, अगर नहीं आता हो तो वापस से हमें कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको जल्दी से वापस बता दूंगा। ठीक है, अगर फर्दर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और आप जानना चाहते हैं, आई एम गिविंग यू माई पर्सनल नंबर, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ज्यादा पास हैं, तो आप जल्दी से मुझे कॉल कर दीजिएगा और कहिएगा आपके जो भी क्वेश्चन है, आपकी इंक्वायरी है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आई एम गिविंग माई नंबर 9983339302। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको जहां पर भी दिक्कत आती है, यहां पर इन पॉइंट्स पे जहां पर मैंने लिख करके दिया है आपको, उनमें से तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा। यहां पर हम इस पार्ट की बात करना चाह रहे थे एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पर हम बात करना चाहेंगे, इस पार्ट पे हम बात करना चाहेंगे, ये पार्ट जो है हमारा बात करने लायक है। चलिए तो यहां पर चेक करते हैं लेआउट फॉर अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो है उसका लेआउट है, और आप देख रहे हैं कि सर ने यहां पर 2002 कुछ लिख रखा है। ये 2002 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए आप कि आप लेटर को किस साइड लिखते हैं। क्या आप लेटर राइट साइड लिखते हैं या लेटर लेफ्ट साइड लिखते हैं? जल्दी से मुझे बताइए, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आप राइट साइड लिखते हैं या लेफ्ट साइड लिखते हैं, जल्दी से बताइए। वैसे भी आप मुझे जब भी बताएंगे तो मैं सुन तो नहीं सकता आपको, बट मैं यहां से ये एज्यूम कर रहा हूं कि हाँ आपने जरूर बताया है।
तो जल्दी से आप मुझे बताइए। तो आप सभी ने कहा सर हम राइट साइड में लेटर लिखते हैं, ठीक है, कुछ ने कहा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो आप मुझे बताइए कि लेफ्ट साइड अगर लिखते हैं तो क्यों और राइट साइड लिखते हैं तो क्यों? ये चेंज हुआ था, देखिए एग्जैक्टली हमारे पास आता है लेफ्ट अलाइन। क्या आता है? लेफ्ट अलाइन। पहले यहां पर ये लेटर जो दे रखा है आपको, ये लेटर जो है ये कब का है? ये 2002 से पहले का है। ये कब का है? 2002 से पहले का है। आफ्टर 2002 ये जो राइट साइड में लेटर लिखा जा रहा था वो चेंज होकर के लेफ्ट अलाइन हो गया। क्या हुआ? लेफ्ट अलाइन हो गया। ये क्यों हुआ? देखिए ये ब्रिटिश में भी होता था और इंडिया में भी हुआ। ये चेंजेस जो है 2002 में हुए हैं और ये उसके बाद से लेफ्ट अलाइन हो गया। ये लेफ्ट अलाइन क्यों हुआ? क्या कारण था? ये भी एक बार बात कर लेना। देखिए जितने भी अब्रॉड की अगर आप कार्स देखेंगे, व्हीकल्स देखेंगे, मर्सिडीज देखिए, BMW देखिए, जैगुआर देखिए, कोई भी कार देखिए, तो उन कार्स में जहां पर आप स्टीयरिंग देखते हैं वो लेफ्ट साइड की स्टीयरिंग होती है या राइट साइड की होती है? चेक करके बताया कभी आपने इतनी चीजों को सोचा क्या? तो वो हमेशा बेटा लेफ्ट अलाइन होता है। क्या होता है? लेफ्ट साइड में ड्राइविंग पार्ट होता है, ड्राइविंग की जगह होती है जहां से ड्राइवर ड्राइव करता है, ठीक है। तो यहां पर हमने चेक किया कि अब्रॉड में तो लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है, बट इंडिया में कन्वर्ट इनटू राइट साइड ड्राइविंग। तो इंडिया में क्या होता है? राइट साइड की ड्राइविंग। अगर आपके पास कार है तो आपको पता होगा कि आप कहां पर बैठ करके उसको गाड़ी को रन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने चेक किया कि अब्रॉड में क्या है? लेफ्ट अलाइन, और इंडिया में क्या है? राइट अलाइन। तो उसी तरह से हम चेक करते हैं इंडिया में इंग्लिश जब पढ़ी जाती है तो कौन सी इंग्लिश है? उसे हम कहते हैं हिंग्लिश। इंग्लिश प्लस हिंदी इज कॉल्ड हिंग्लिश, ठीक है। क्योंकि हमने यहां फॉर्मेट बना रखा है। क्या फॉर्मेट है हमारा? हम यहां पर डेट में भी लिखते हैं DDMMYY। क्या लिखते हैं? DDMMYY, यानी कि हमारी डेट पहले आती है और मंथ बाद में आता है और ईयर हमारा सबसे लास्ट में आता है। ऐसे ही हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात कही है। वहां पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के जस्ट पास में वो लेफ्ट अलाइन की बात करते हैं, तो रैंप वहां पर लेफ्ट में होते हैं, जबकि हमारे यहां पर हर जगह जो है राइट साइड की बात की जाती है। तो ये पार्ट जो है ब्रिटिश इंग्लिश का है। किसका है? ब्रिटिश इंग्लिश का। तो हम पढ़ भी क्या रहे हैं? ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो लेटर भी हमारा होना चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश का, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये 2002 के बाद से राइट अलाइन की जगह पर लेफ्ट अलाइन हो गया। यानी कि अब हमेशा जब भी एड्रेस लिखा जाता है बेटा, कहां पर लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में। कहां लिखा जाता है? लेफ्ट साइड में। सर आप कहेंगे कि सर लेफ्ट साइड में कैसे लिखा जाता है? ये तो राइट साइड हुआ। बेटा आप जहां से भी, ये राइट हैंड है मेरा तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो यहां की बात यहां पे कर रहा हूं, और ये लेफ्ट हैंड है, अगर मैं इसकी बात इस तरह से करूंगा तो यहां की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आपने चेक कर लिया कि लेफ्ट अलाइन लेटर होना चाहिए। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब चेक कीजिए यहां पर वो 2002 में चेंज हुआ, तो यहां पर कुछ और चीजें भी चेंज हुई है। यहां पर योर नेम की बात आई है, तो योर नेम यहां पर पहले होता था, बट अब नेम नहीं आता, क्योंकि आप सभी को पता है नेम तो सबसे लास्ट में हम लिखते हैं। योर डियर फ्रेंड रमेश, किरण, सोहन, मोहन, मिस्टर चाचा चौधरी, तो कुछ भी लिख सकते थे। स्ट्रीट एड्रेस आता है, सिटी जिप कोड आता है, पिन कोड आता है, टुडेज डेट यानी कि आज की डेट भी आती है, नेम ऑफ रिसेप्शन और ये बाकी सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें चेंज हुई है। कब चेंज हुई है? 2007 में। क्या चीजें चेंज हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए ये मेन फीचर है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। जैसे यहां पर चेक कीजिए लिखा हुआ है क्या? 126 शुभागपुरा और आगे कुछ और है, नियर आवरी माता टेम्पल, जयपुर राजस्थान लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जयपुर राजस्थान। तो अब चेक कीजिए यहां पर सबसे पहले तो 3 फिगर्स में आना चाहिए। कितने फिगर्स में आना चाहिए? 3 फिगर्स में आना चाहिए। 3 फिगर्स में क्यों आना चाहिए ये भी हम एग्जांपल दे करके आपको बताते हैं। जैसे नियर आवरी माता टेम्पल लिखा हुआ है, ये एसेंशियल पार्ट है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपके 1/2 नंबर कट जाते हैं, यानी कि हाफ नंबर आपके कट जाते हैं। इसके टोटल 1 नंबर है और उनमें से ये चीज जो है वो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज आती है।
कैसे इंपॉर्टेंट आती है, एक एग्जांपल देखते हैं ना। हम हमेशा जोमेटो को फोन करते हैं, हेलो जोमेटो से बोल रहे हैं, प्लीज एक ऑर्डर जो है वो चेक कीजिए। जोमेटो वाला ऑर्डर लेता है और आकर के कहता है प्लीज मुझे बताइए मुझे कहां आना है। तो आप किस तरीके से कॉल करते हैं, कहते हैं भैया आपको एक दूध डेयरी दिख रही होगी, सरस दूध डेयरी दिख रही होगी, उसके बाद आवरी माता टेम्पल के पास राजपुरोहित हॉस्पिटल है, आप राजपुरोहित हॉस्पिटल आकर के सामने देखिएगा, वही मेरा मकान है। तो यानी कि आपने क्या दिया, उन्हें लैंडमार्क दिया। तो लैंडमार्क देते ही वो चीज इसेंशियल हो गई और लैंडमार्क देते ही वो बंदा आप तक पहुंच गया। तो इसका क्या मतलब है, हमेशा जब भी आप लेटर लिखें यू हैव टू राइट लैंडमार्क, ठीक है। विदाउट लैंडमार्क लेटर अपनी जगह नहीं जा सकता, ठीक है। इसे और अच्छी तरह से एग्जांपल और मैं बताता हूं आपको। चलिए तो यहां पर चेक कीजिए, ये क्या है सर, ये कॉमास क्या लेटर में आते हैं? आपने कभी भी इन कॉमास को लेटर में नहीं देखा होगा। आपने कभी लेटर में कॉमास को देखा है क्या? नहीं देखा ना, वो हिडन है। क्या है? हिडन कॉमास दिखाई दे रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे। सर ऐसे कौन से हिडन हैं जिनमें दिखाई नहीं देता? माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है? न्यूज़पेपर में भी हिडन लाइन है। क्या आपने लाइनिंग चेक की है? जो पार्ट अलग से लिखा हुआ है और उसके बीच में व्हाइट लाइन है उसे कहते हैं हिडन लाइन, ठीक है। तो इसी तरह से लेटर में भी कॉमास नहीं लगा रखे हैं, बट कॉमास एसेंशियल पार्ट है। कैसे एसेंशियल है उसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। प्लीज इसे स्किप मत कीजिएगा, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लेटर का, ठीक है। सपोज कीजिए आपने कोई चीज ईएमआई पे ली है, एक कार लिया है आपने ईएमआई पे। अब ईएमआई का टर्म आया तो उन्होंने आपके पास लेटर भेजा और ईएमआई का पेमेंट मांगा। आपके पास कोई चेक नहीं आया, 4-5 महीने हो गए, कोई चेक नहीं आया आपका, कोई पेमेंट नहीं कटा और आप अभी भी स्टिल वेट करें कि यार ईएमआई कटनी चाहिए थी, हर मंथ कटनी चाहिए थी, अभी तक कटी क्यों नहीं? आपको तो कुछ भी पता ही नहीं है, ठीक है। वहां पर मीनवाइल ईएमआई तो कटनी चाहिए थी, उन्होंने हमेशा चेक लगाया और चेक बाउंस होने लगा, आपके पास पहुंचा ही नहीं, ठीक है। ईएमआई आपकी डिडक्ट ही नहीं हुई अपने अकाउंट से। तो ऐसे 4-5 महीने के बाद ईएमआई डिवीजन ने, बजाज फाइनेंस या आवास कंपनी ने या कोई भी फाइनेंस कंपनी है, उसने लेटर लिखा लीगल एक्शन लेने के लिए कि जाइए ये पोस्टमैन से के थ्रू आपके पास लेटर आने वाला है। उसमें लिखा हुआ है कि 4 मंथ से आपने ईएमआई नहीं भरी है, तुरंत आकर के ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए और 4 मंथ की ईएमआई जो है पे कीजिए अर्जेंटली, नहीं तो आपके कार को सीज कर लिया जाएगा और आप पे लीगल चार्जेस लगाए जाएंगे, ठीक है। तब तक भी आपको कुछ नहीं पता था। ये लेटर लेकर के जो आपका पोस्टमैन है आप तक पहुंचने के लिए गया, उसने चारों तरफ देख लिया लेकिन वो एड्रेस आपका नहीं मिला उसे। वो वापस लेटर लेकर के आया और उसने अपनी जगह पर रख दिया। वैसे ही 1 महीना और निकल गया, तब लीगल एक्शन लिया गया और इंस्पेक्टर को आपके घर पे भेजा गया। जब इंस्पेक्टर आया तो आपने कहा कि भैया क्या बात है, आप क्यों आए? कि आपको हमारे साथ में कोर्ट चलना पड़ेगा। कोर्ट की बात आते ही दिमाग पे स्ट्राइक हुआ, भैया कोर्ट क्यों जाऊं मैं, क्या बात हो गई? मैंने तो कोई गलती नहीं की है। कि भैया आपने पेमेंट जमा नहीं कराया है, फाइनेंस कंपनी से फोन आया था, हमारे पास ऑफिशियल ऑर्डर है, आपको या तो अरेस्ट कर लिया जाए या कोर्ट ले जाकर के आपसे बात कराई जाए। चलिए मुझे क्या डर है, चलिए आप कोर्ट में जब गए तो कोर्ट में जज ने कहा कि आपने ईएमआई नहीं चुकाई है, जल्दी से चुकाइए और पेनल्टी भी दीजिए। तो आपने कहा ये भैया मैं पेनल्टी कैसे दूं, मेरी तो मेरे अकाउंट में पैसे हैं, बट उसने तो नहीं लिए पैसे, और अगर ऐसा कुछ था तो मुझे लेटर दे करके बताना भी तो चाहिए था कि भैया लेटर तो दिया था, कहाँ है लेटर, लेकर के आइए। पोस्टमैन को बुलाया, पोस्टमैन साहब लेटर भेजा था आपने, दिया था क्या? सर वो लेटर तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुझे उनका एड्रेस प्रॉपर नहीं मिला। अच्छा एड्रेस प्रॉपर नहीं मिला, तो चेक कीजिए ये एड्रेस कहां पर लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है, इसमें यहां पर ये चीज लिख रखी है क्या, नियर आवरी माता टेम्पल लिखा है कि जी हाँ, लैंडमार्क लिखा है। फिर क्यों नहीं है कि यहां पर कॉमास दिखा, कि हाँ कॉमास दिखा। इस कॉमा का मतलब पता है आपको? नहीं साहब नहीं पता। इस कॉमा का मतलब है 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर कहीं पर भी उस बंदे का मकान है, हाउस है, होम है, तो उस बंदे को फाइंड आउट करना है 2 किलोमीटर के रेडियस में। तो ये केवल एक छोटा सा
कॉमा आपको बताता है। तो अब फॉल्ट किसका हुआ? पोस्टमैन का फॉल्ट हुआ। हो सकता है उनकी नौकरी जा सकती थी, लेकिन आप तो सेव हो गए। तो इसका मतलब अब आप चेक कीजिए छोटी छोटी चीजें जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या आपने इनके बारे में पहले कभी सुना? नहीं सुना ना। अब चेक कीजिए जयपुर, जोधपुर जो भी लिखना है वो आपने जयपुर लिख दिया। उसके बाद 2 लाइन स्किप करनी है और फिर बहुत सारे बच्चे जो है डेट लिखते हैं कैसे? DAT डेट, और लिखते हैं 15 मार्च। क्या लिखा? 15 मार्च 2020। इस तरह की चीजें यहां पर लिखिए। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो डेट यहां पर लिखते ही नहीं है। क्या आपके फादर आपको बताएंगे, ओ भैया मैं आपका फादर हूं, देखो पहचानो मुझे? पहचान कौन? तो हम ऐसा नहीं करते। डेट यहां पर पहले से ये डेट ही होता है, तो इसलिए हम ये नहीं करते इस तरह से। अब 15 मार्च नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये कर रखा है DDMMY, लेकिन हम लेटर तो ब्रिटिश की लेते हैं। तो ब्रिटिश फॉर्मेट जो है हमारा, वो लेटर का क्या होता है? वो होता है MMDDYYY। क्या होता है? MMDD। तो यहां पर आना चाहिए अक्टूबर 29, 2020। इस तरीके से, जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर की बात कर सकते हैं 19 नवंबर 2020। इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने चेक कर लिया कि किस तरीके से लेटर का जो है फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरे फॉर्मेट और आएंगे। तो हम डायरेक्टर की बात करते हैं, टाइटल बार में फॉर साइन करते हैं और ये टाइटल बार लिखते हैं। और फॉर के बाद हम जब भी बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहीं पर बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब चेक करते हैं, मैंने इतनी सारी चीजें आपसे शेयर की है, तो ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से करके बताइए। देखिए, राइट अ लेटर टू द मैनेजर फर्नीचर वर्ल्ड उदयपुर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ ऑफिस फर्नीचर यू रिसेंटली परचेज। आपने रिसेंटली परचेज किया है ऑफिस फर्नीचर, जिसकी क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा खराब है, और कुछ की तो चीजें बहुत इतनी खराब है कि बाहर भी निकल गई है और टूट फूट बहुत ज्यादा हो गई है। डिटेल ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डिटेल जरूरी है कि आपने उसे कब खरीदा था, बिलिंग कब की है, ये सारी चीजें देना जरूरी है। यू और रिप्लेसमेंट की बात कीजिए, सीक इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट। यू आर मिस्टर सत्य प्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ उदयपुर पब्लिक स्कूल उदयपुर। यहां तक की बात हो गई। अब आप इसे कैसे लिखेंगे? क्या आप लिखने के लिए तैयार हैं? चलिए मत लिखिए, मैं ही आपको शो कर देता हूं किस तरीके से लिखा जाता है। चलिए यहां पर चेक कीजिए, हमने ये चीज लिखी है, यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको हमको चेंज करने की जरूरत है। उदयपुर पब्लिक स्कूल, तो कॉमा आप चेक कीजिए, यहां पर हमने कॉमा आपको लगाकर दिया है। उदयपुर मार्च 17, 2020 लिखा गया है, जो कि हमारा ब्रिटिश फॉर्मेट है। 2 लाइंस स्किप करने की बात है, तो यहां पर आप 2 लाइंस स्किप कर देंगे। उसके बाद वापस एड्रेस लिखते हैं, तो किसका एड्रेस लिखेंगे? द मैनेजर फर्नीचर वर्ल्ड उदयपुर की बात कर रहे हैं, यहां पर लिख दिया। इस सब्जेक्ट की यहां पर जो हम टैगिंग लगा रखी है, हमने अंडरलाइन कर रखा है, उस सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर केवल 2 डॉट लगा देते हैं, दैट मीन्स ये टाइटल बार है, वहां टाइटल आप लिख सकते हैं। लेटर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखें। अब रेड लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इनवॉइस नंबर है, जिसे आपको लिखना चाहिए। इनवर्ड और आउटवर्ड आपको पता है कि जब भी लेटर आता है हमारे पास, तो इनवर्ड फाइल में रखते हैं, और जब भी हम भेजते हैं तो एक कॉपी जो है आउटवर्ड फाइल में डालते हैं। इसीलिए हमें इनवॉइस नंबर देना जरूरी है, सो दैट ये पता चल जाए कि यहां पर क्या चीज दे रहे हैं और ले रहे हैं। चलिए यहां पर चेक कीजिए, एस रेड्डी लिखा हुआ है, या सिंसियरली एस रेड्डी लिखा है, जिसकी जगह पे हमें सत्य प्रकाश शर्मा लिखना है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मेट दिख गया है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को आप करके देखिए। ये सेकंड क्वेश्चन आया है, जल्दी जल्दी से करके देखिए। कुछ क्वेश्चन तो करने चाहिए ना, पढ़ तो रहे हम, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए, सो दैट MCQ बेस्ड जब क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे? सर क्यों ना MCQ बेस्ड करें, एग्जाम में कैसे आएंगे? अरे भैया रुको यार, इन 2-3 क्वेश्चंस को कर लो, फिर MCQ बेस्ड भी करा देते हैं। चलिए, राइट अ लेटर टू द मैनेजर पब्लिकेशन ऑफ लिटिल फ्लावर कंपनी उदयपुर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली पब्लिश्ड बाय देम। तो यहां पर आपको बुक्स चाहिए जो कि अभी रिसेंटली परचेज करनी है हमें, और रिसेंटली आपने पब्लिश की है। एज यू आर राजेंद्र और रश्मिता लाइब्रेरियन है HP इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान के। तो जल्दी से आप इसको एक बार लेटर लिख करके देखिए, और जाइएगा नहीं,
चलिए मैं ही आपको लेटर लिख करके बता देता हूं। क्यों चिंता करते हैं, क्योंकि एग्जाम तो पास में आ गया है, एग्जाम पास में आ गया तो मैं ज्यादा आपसे मेहनत नहीं कराना चाहता। चलिए, तो यहां पर भी हमने कुछ चीजें आपके लिए कर रखी है, सो दैट आपको ना तो आपका टाइम वेस्ट हो ना हमारा टाइम वेस्ट हो। एचपी इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान, अप्रैल 1 2020 की बात कही है, नियर एमजी कॉलेज यहां पर देना एसेंशियल है। देखिए यहां पर एचपी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, बट यहां पर लैंडमार्क नहीं दिया है, तो लैंडमार्क देना एसेंशियल है भैया। लैंडमार्क अगर आप देंगे तो वो बिल्कुल फ्रूटफुल होगा, ठीक है, तो लैंडमार्क देना जरूरी है। फिर पब्लिकेशन की बात कही है, कौन सा पब्लिकेशन है, लिटिल फ्लावर कंपनी है। सब्जेक्ट हम उसी तरह से देंगे और रेफरेंस नंबर देना जरूरी है। रेफरेंस नंबर देते ही आपका सारा काम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से आप राजेंद्र रश्मिता लाइब्रेरियन है उनकी बात कर सकते हैं। चले कुछ और क्वेश्चन की बात करें क्या? चलिए ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, या 2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर एमसीक्यूज करते हैं। यहां क्या है, रिजर्वेशन ऑफ रेलवे बोगी, तो आप कहीं पर मसूरी जा रहे हैं, जनरल मैनेजर नॉर्थर्न रेलवे को बोल रहे हैं कि भैया हमें बोगी जो है बुक करनी है, हमारे स्टूडेंट्स यानी हमारे जो बच्चे हैं वो सफर करना चाहते हैं, टूर पे जाना चाहते हैं, तो सारी चीजें जो है आप हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन सप्लाई कीजिए, ठीक है। तो भुवनेश्वर जाना है हमें, भुवनेश्वर बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। फिर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 4, ये तो भैया आपको ही करना है ना, सारी चीजें मैं थोड़ी करके बताऊंगा क्या। बुकिंग एकोमोडेशन की बात कही है, अदर फैसिलिटीज की बात कही है, ये सारी चीजें प्लान कर लीजिए। समर वेकेशन पे आप घूमने जा रहे हैं शिमला, और शिमला के एजेंसी वालों को फोन किया है, हेलो ट्रिंग ट्रिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रूम कितने में मिलेंगे, और सारी चीजें जो है मुझे चाहिए, मैं फ्लाइट से आ रहा हूं, मुझे लेने वाला भी बंदा कोई चाहिए। तो इस तरह की चीजें हमें उनसे बात करनी है, ठीक है। एज यू आर लीला या मोहन कहां से हैं, C5 आसाम से है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। अब थक गए, चलिए तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, और आप जल्दी से हमें एमसीक्यूज के सारे क्वेश्चंस बताइएगा, ठीक है। हम एमसीक्यूज की बात करने वाले हैं, लेकिन हमने अभी तक इनफॉर्मल की बात नहीं की। छोटी मोटी चीजें निकाल लेते हैं, छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं, फिर फटाफट एमसीक्यूज करेंगे। ये बात करनी है हमें इनफॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर्स में हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पेरेंट्स को बात करते हैं। व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर, तो इनफॉर्मल लेटर्स में हम अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं। चलिए तो हमने ये बात कर ली है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन है हमारे पास में, हमारे साथ कौन कौन है, हमारे सन को, डॉटर को, रिलेटिव्स को, नेबर, फैमिली और फ्रेंड्स को हम हमेशा, अपने लविंग वंस को हमेशा हम इनफॉर्मल वे में बुलाते हैं, बातचीत करते हैं और उन्हें लेटर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन लेटर का क्या है भैया, ये रहा एग्जाम्पल। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, टेल हिम दैट यू आर फाइन एंड हेल्थी एंड आस्क अबाउट हिज स्टडीज। Assume that you are Somesh Sharma living at 25B near आवरी माता टेम्पल, न्यू दिल्ली। तो आपको क्या लिखना है, आपको अपने फ्रेंड को लिखना है कि भैया कैसा है यार, मैं ऑसम हूं, यहाँ पर मजे से हूं, आप कैसे हो वहां पर, जल्दी से मुझे बताओ, और आप ठीक तो हो ना, कुशल मंगल हो, कोरोना तो नहीं हुआ है, वैसे तो कोरोना किसको नहीं होगा, सबको होगा, आप तो ठीक है ना। तो इस तरह की बात करते हुए उनसे पूछिए। तो ये हमारे पास आया लेटर। इस लेटर के अंदर खास बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप लेटर लिखेंगे इनफॉर्मल, तो इस टैगलाइन को देख लीजिए, ये ऐसी चीजें हैं जिसको आप डॉट डॉट करने के बाद सभी में लिखेंगे तो एक की से सारी चाबी या सारे ताले खुल जाएंगे। तो ये पूरी चीजों को याद कर लीजिए, यहां से लेकर के आप यहां तक की बात याद कर लीजिए। नेम चेंज करना है बस आपको, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है मैं सबसे पहले आपको बता दूं, 3 फंडा यहां का है, क्लियर हो गया। अक्टूबर 25, 21 ये आपको क्लियर है। माय डियर फ्रेंड सुधांशु, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर अ फ्यू डेज बैक। मैंने तुम्हारा प्यारा सा पत्र कुछ ही दिनों पहले प्राप्त किया। आई होप यू विल बी फाइन देयर एज आई एम हियर। मुझे जानकर खुशी होगी कि तुम भी वहां सकुशल हो, अच्छे से हो, फिट एंड फाइन हो, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल मजे से हूं, एक्यूरेट हूं और धमाधम मस्तियां कर रहा हूं। आई गॉट ए लवली लेटर इन अ शाइनी एंड प्लीजेंट मॉर्निंग। मैंने तुम्हारा पत्र, लेटर जो है बहुत अच्छी सुंदर सुबह को प्राप्त किया, रिसीव किया। ऐसा लग रहा था द मौसम इज वेरी ऑसम, मजा आ रहा है यार, क्या धुंध है चारों तरफ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और बहुत मजे आ रहे हैं। तो तुम्हारा लेटर उसी समय मिला और आई एम वेरी डिलाइटेड टू सी योर लेटर। तो इस तरह की बात हम कुछ अच्छी चीजें करते हैं।
दैट गिव्स मी फ्रेग्रेंस ऑफ योर सोल, जो मुझे तुम्हारे अंतरात्मा की खुशबू देता है। दैट मीन्स ऐसा लगता है तुम्हारा लेटर मुझे मिला और ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे सामने खड़े हो और मुझसे बातचीत कर रहे हो। ऐसी बात, कुछ अच्छी अच्छी बात लिखते हैं ना। योर लेटर ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू डू माई वर्क इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। तुम्हारा लेटर जब भी आता है तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूं। मेरी बात मत करना, मैं तो वैसे ही वेट वाला हो रहा हूं, मोटा वेट हो रहा हूं, है ना। तो मोटिवेट की बात कर रहे हैं हम। तो मोटिवेट हो जाता हूं मैं, तो बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी आ जाती है जब तुम्हारा लेटर मैं रिसीव करता हूं। यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि, और कुछ भी चीज है तो आप उसमें लिख सकते हैं। यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट आई गॉट माई फर्स्ट एवर ब्रांड न्यू कार BMW। ठीक है, तो आपको ब्रांड न्यू कार मिली है तो तुम्हें जानकर खुशी होगी। और आप कहेंगे, कुछ और भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कि मैं किसी से मिला, मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है जिसे मुझे मिलाना है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, हम मिला सकते हैं। ठीक है, तो एज्यूम करना है तो कुछ भी चीजें आप एज्यूम कीजिए यहां पर। उसके बाद आपने लिखा है, इन दिस फ्यू लाइन्स आई एम गोइंग टू एंड दिस शॉर्ट लेटर ऑफ माइन। मैं इन कुछ शब्दों के साथ अपने लेटर को एंड करने जा रहा हूं। भैया ये तो वैसे ही हुआ जैसा शोले में हेमा मालिनी, आपको तो नहीं पता होगा, आप तो नए नए हैं, तो शोले में हेमा मालिनी कहते, यूं कि हम बातचीत ज्यादा नहीं करते फिर भी लोगों को लगता है बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो इसका ये मतलब है, यहां पर इतनी सारी चीजें लिखी है हमने, फिर भी लिखा हमने कि इन दिस फ्यू लाइन्स आई एम गोइंग टू एंड दिस शॉर्ट लेटर ऑफ माइन, कि मैं अपने छोटे से लेटर को खत्म करने जा रहा हूं। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर मदर एंड फादर एंड लव टू यंग वंस। अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से जय जय, नमस्ते, राम राम और गुड मॉर्निंग कह देना। और छोटों को यानी कि चुन्नू मुन्नू टिंकू पिंकी को बहुत सारा प्यार देना, है ना। तो इस तरह की बात हमने कही। योर फ्रेंड नितेश, कुछ भी नाम हो सकता है भैया। तो ये आपने समझ लिया। आप जब भी लेटर लिखें इनफॉर्मल तो इन कुछ वर्ड्स को यूज कर ले, इन सेंटेंसेस को यूज कर ले। और आपको अगर सेंटेंसेस आते हैं अच्छी तरह से, इस तरीके से आते हैं, तो वो लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, और वो दिन दूर नहीं जब MCQs आने वाले हैं, जो कि एग्जाम में डेफिनेटली वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। Imagine that you are Riddhima Sharma living at 77B Kolaba Road, Udaipur. Write a letter to your father requesting him to give permission to go to visit Manali, as you have never been to Manali, and request your father to give you $5,000 for this tour. तो आपका नाम क्या है भैया? रिद्धिमा शर्मा है और आप जाना चाहते हैं मनाली। और मनाली जाने के लिए पापा को कहिए, पापा प्लीज मुझे जाने दो, मुझे एक बार अपनी जिंदगी जी लेने दो, है ना। तो 5,000 रुपीज दे दीजिए, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी आराम से। तो इस तरह से रिद्धिमा जो है अपने पापा को ईगरनेस के साथ रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे रिक्वेस्ट देखते हैं। यहाँ पर ये आपके पास होम असाइनमेंट है, इन्हें आप चेक कर लीजिए और इसको करना है। ठीक है, इसे कीजिएगा घर पे बैठ करके आराम से। वैसे भी घर पे बैठे हैं और मजे ले रहे हैं, आप आगे मजे लेने हैं तो चेक कीजिए, असाइनमेंट पूरा कीजिए। और अब मैं आपसे पूछता हूं 1 MCQ। ठीक है, तो सबसे पहले MCQ तैयार है हमारे पास। क्या आप तैयार हैं MCQs के लिए? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ टेंडर स्टैंड्स फॉर। अ टेंडर जो है किस स्टैंड्स फॉर किसके लिए होता है? ऑप्शन ए आपके पास है समथिंग दैट इज सॉफ्ट ऑप्शन। सेकंड है अ टाइप ऑफ कोटेशन ऑफरिंग लोएस्ट प्राइस फॉर सप्लाई। अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्डिंग लीगल डिटेल्स। ठीक है, चलिए। एन एग्रीमेंट करस्पेंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिस। तो यहां पर क्या आना चाहिए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से काम नहीं चलेगा। हमने आपको कहा था टेंडर को अच्छी तरह से चेक करना और टेंडर में क्या आता है वो चेक करना है। तो बताइए मुझे, टेंडर स्टैंड्स फॉर ABCD, आप इनमें से चेक करके बताइए कि क्या आना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल आंसर है, यहां पर आंसर आना चाहिए B। कौन सा आना चाहिए? B। आपने तो जवाब दिया नहीं, मैंने सबसे पहले आंसर दे दिया, आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो आप भी जवाब दीजिए क्योंकि आपने टेंडर पढ़ा है। अ टाइप ऑफ कोटेशन ऑफरिंग लोएस्ट प्राइस फॉर सप्लाई। लोएस्ट या हाईएस्ट जो भी है, टेंडर उसी के लिए होते हैं, प्राइसेस की बात कही जाती है इनमें से, और बाकी कोई चीज नहीं मिलती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 2,000 रुपए के लिए। चेक कीजिए, पब्लिक नोटिस इज। मैंने आपको वर्बल नोटिस भी बताए थे, डडम डडम डम डम। तो यहां पर बताइए कौन सा वाला सही होगा? ऑब्जर्वेशन ऑफ
परसेप्शन, डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट या डिस्ट्रैक्शन ऑफ डिटेल्स, अनाउंसमेंट ऑफ नोटिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा होना चाहिए? चलिए जल्दी से 1 2 3 4, आपका टाइम खत्म हो गया। चलिए मैं ही आपको आंसर बता देता हूं। आपने अभी तक आंसर नहीं बताया तो भाइयों जल्दी बताओ ना आंसर, क्यों लेट करते हो? मैं ही आंसर बता देता हूं। चलिए इसका आंसर होगा अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन। तो इतना तो समझ जाओ यारो, लेटर पढ़ा है आपने। चलिए अब आप आ रहा है आपके पास में थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये आपके लिए 10,000 के साथ में कुछ और सरप्राइजेस लाने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस? इनमें से कौन सी चीज जो है वो नोटिस का पार्ट नहीं है भैया? तो बताइए मुझे। सैल्यूटेशन, कॉन्टेक्ट पर्सन, डेट एंड टाइम और हेडिंग, ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से तो नोटिस का पार्ट ही है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो नोटिस का नहीं है? जल्दी से बताइए। मुझे जहां तक लगता है भैया और कुछ नहीं, वो सैल्यूटेशन है। तो आंसर होना चाहिए क्या? आंसर हमारा सैल्यूटेशन होना चाहिए, जो कि नोटिस में नहीं आता है। सैल्यूटेशन माय डियर फ्रेंड इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, इस तरह की बात नोटिस में आती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार चेक करते हैं। 7th वाला, अरे ये बीच में कहां से आ गया भाई क्वेश्चन 7? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बीच में आ गया, बाकी की चीजें नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। हमें तो क्वेश्चन करना है कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सर्कुलर क्या है? सर्कुलर क्या है? कंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कंटेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, सर्कुलेट टू अ फ्यू सेलेक्टेड पीपल की बात कर सकते हैं, या सेलेक्टेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात करते हैं। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप जल्दी से मुझे बताते हैं कि नहीं बताते हैं। जल्दी बताइए, आपके लिए टाइम दिया है मैंने। वेरी गुड। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे, चेक कीजिए। सर्कुलेटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात कही थी। सर्कुलर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल की हम बात करते हैं। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहां पर कि कौन सा क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है। इस 8 क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, इसे चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या आना चाहिए। चलिए आपका आंसर होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली टेंडर। टेंडर्स आर, टेंडर्स क्या हैं? रिटन कोटेशन टू कंप्लीट अ जॉब, पब्लिक नोटिस अबाउट जॉब टू बी डन, एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और पेमेंट फॉर अ जॉब डन। इन सब में से आप कौन सा वाला यूज करेंगे ऑप्शन? जल्दी से मुझे बताइए कौन सा वाला सही होगा, कौन सा वाला सही है बताइए। चलिए तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। पब्लिक नोटिस अबाउट जॉब टू बी डन ये होना चाहिए, या फिर एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये दोनों नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए? चेक कीजिए जल्दी से, आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है वो भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन? तो सैल्यूटेशन कौन सा बिल्कुल सही है वो आपको चेक करके इसमें बताना है। मिस्टर श्री दिलबाग सिंह डेप्यूटी डायरेक्टर सही है, या फिर बी ऑप्शन डेप्यूटी डायरेक्टर श्री दिलबाग सिंह ये सही होना चाहिए, या फिर आप चुन सकते हैं श्री दिलबाग सिंह डेप्यूटी डायरेक्टर, या डी ऑप्शन विल बी दिलबाग सिंह डेप्यूटी डायरेक्टर। आपको इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है, किस तरीके से सैल्यूटेशन लगाया जाता है, वो सैल्यूटेशन का राइट प्रोसेस या राइट वे कौन सा है वो चुनना है। दैट्स इट, क्लियर हो जाएगा आपका मामला। तो 1 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से जीत जाएंगे, है ना। तो जल्दी बताइए मुझे क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से आंसर मुझे दे दीजिए। यहां पर आंसर आपने अभी तक नहीं दिया है, चलिए मैं ही दे देता हूं सो दैट फटाफट हम इसे खत्म कर दें। तो यहां पर आंसर होना चाहिए श्री दिलबाग सिंह डेप्यूटी डायरेक्टर, क्योंकि पोस्ट जब भी आता है तो वो नीचे आना चाहिए, यहां पर पोस्ट होनी चाहिए। यहां पर चेक कीजिए डेप्यूटी डायरेक्टर पहले आ रहा है, दैट मींस ये गलत है। यहां पर डेप्यूटी डायरेक्टर का डेप्यूटी पहले आ रहा है तो ये भी गलत है, और यहां पर भी ये गलत है। डेजिग्नेशन हमेशा नीचे आनी चाहिए, जैसे प्रिंसिपल लिखा होता है और उसके ऊपर साइन किए होते हैं, तो उसी तरह से डेजिग्नेशन हमेशा नीचे आती है। दैट मींस ए आंसर विल बी द राइट आंसर। चलिए
चेक करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, जल्दी से आप हमें बताइए कि क्वेश्चन 11 आपसे क्या कह रहा है। इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है, फ्रेंड्स को, बिजनेस हाउसेस को, एडिटर को या डायरेक्टर को। बहुत इजी है, आप जल्दी से करके बता देंगे। इनफॉर्मल का मतलब होता है अपने फ्रेंड्स को, तो यहां पर फ्रेंड्स आंसर सही है, बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं थी, इसलिए हमने जल्दी से आंसर आपको दे दिया। चलिए यहां पर 12th क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर का कौन सा पार्ट यहां पर सही है, तो यहां पर आंसर कौन सा है सही बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लेटर, यहां पर जल्दी से बताइए। सब्जेक्ट, एनक्लोजर, योर लविंगली और थैंकिंग यू। यहां पर पर्सनल लेटर में क्या आता है, देखो सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है पर्सनल लेटर में, इंक्लोजर की बात हम अटैचमेंट कुछ करते ही नहीं पर्सनल लेटर में, थैंकिंग यू भी नहीं कहते हैं। अब बात आती है योर लविंग की, तो योर लविंग पर्सनल लेटर में आता है। योर लविंग सन सो एंड सो, योर लविंग फ्रेंड सो एंड सो, इस तरह की बात करते हैं। दैट मींस बी विल बी द राइट आंसर। अब कितना आसान हो रहा है, आपके लिए भी आसान है, इजी है, क्योंकि आपने इन सभी चीजों को पढ़ लिया है। द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर इज, लैंग्वेज फॉर्मल लेटर की कैसी होनी चाहिए, फ्लटरिंग होनी चाहिए, इम्पर्सनल होनी चाहिए, पर्सनल होनी चाहिए या फ्लरी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है जल्दी से बताइए। पर्सनल नहीं हो सकती है, हम बहुत ज्यादा फ्लटरिंग भी नहीं कर सकते हैं, फ्लरी भी नहीं कर सकते हैं, तो इम्पर्सनल होती है, क्योंकि ये बिजनेस पर्सनल थिंग तो है नहीं, इम्पर्सनल है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल क्लियर वे में आंसर देना होता है। देखिए 7 डेज में हमें, 7 वर्किंग डेज में हमें ये चीजें चाहिए, अगर नहीं दिया तो आपने पैसे हमें वापस रिटर्न चाहिए, क्लियर कट प्लान होना चाहिए। तो इम्पर्सनल वे में हम बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो चलिए यहां पर 14 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 14 क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए। इन बिजनेस लेटर सब्जेक्ट इज रिटन, बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट लिखा जाता है कहां पर, बिलो द सैल्यूटेशन, बिफोर योर सिंसियरली, एट द राइट साइड और एट द एंड। तो बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। एट द एंड तो कभी होगा नहीं, क्योंकि सैल्यूटेशन सबसे ऊपर आता है। एट द राइट साइड, हम हमेशा लेफ्ट अलाइन की बात करते हैं, तो राइट साइड क्यों आएगा, तो ये भी भैया गलत है और ये भी गलत है। बिफोर योर सिंसियरली सबसे नीचे आता है और सब्जेक्ट सबसे ऊपर आता है, यानी कि बिफोर, बिलो द सैल्यूटेशन की बात हम जब भी करेंगे तो वो सही आंसर होना चाहिए। तो आंसर विल बी ए राइट आंसर होना चाहिए। चलिए यहां पर नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, क्वेश्चन 15 कहता है द टोन एंड स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर शुड बी, टोन कैसा होना चाहिए। हेलो सर, हाउ आर यू। चलिए प्लीज गिव मी 50 लैपटॉप्स, और मुझे 50 लैपटॉप्स जो है बिफोर दिवाली सीजन चाहिए, ठीक है 15 डेज बिफोर चाहिए। अगर आपने 15 डेज बिफोर नहीं दिया तो आई नीड माई मनी बैक। तो ये क्लियर वे में कहा है, स्कॉलरी की बात नहीं करते, विद्वानों की जैसी बात करनी है तो विद्वानों जैसी बात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। फुल ऑफ स्माइल्स, सेची और प्यार से बोलेंगे, तो इस तरह की बात मुझे नहीं लगता बिजनेस लेटर में होती है। कर्टियस वे में, बहुत कर्टियस में, प्लीज सर दे दीजिएगा ना सर, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, तो इस तरह की बात नहीं चलती, क्योंकि वहां पर कैश चलता है, तो वहां पर बिजनेस के अंदर इस तरह की चीजें नहीं चलती। वीग एंड एब्स्ट्रैक्ट की बात जब भी हम करेंगे तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है यहां पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से क्लेवरनेस के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, स्कॉलरी वे में बात करनी चाहिए, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो बुद्धिमानी से बात करनी चाहिए, सो दैट आगे जाकर के हमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेटर्स ऑफ इनविटेशन टू पार्टीज, बर्थडे, प्रोग्राम एंड गेट टुगेदर इज, जब भी हम किसी को बुलाते हैं पार्टी में, इनवाइट करते हैं बर्थडे पार्टीज के अंदर, एक साथ गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग की बात कब कही जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सा लेटर है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, सोशल है या इंडिफरेंट है। बहुत इजी है भैया, पार्टी में और बर्थडे पार्टी में अपने बॉस को तो बुलाएंगे नहीं, जनरली की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सर हम तो अपने बॉस को भी बुलाएंगे। बर्थडे पार्टी में हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स को बुलाया जाएगा तो वो क्या होगा, इनफॉर्मल होगा, दैट मीन्स इनफॉर्मल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम जब भी बात करें तो इनफॉर्मल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कीजिए। द करेक्ट हेडिंग ऑफ अ लेटर कंसिस्ट ऑफ, करेक्ट हेडिंग क्या है लेटर की, वो क्या चीज लेती है, वो एक बार चेक कीजिए।
द रिसीवर्स एड्रेस एंड डेट, द राइटर्स एड्रेस एंड डेट, द सब्जेक्ट ऑफ अ लेटर एंड डेट और द डेट ओनली। इनमें से कौन सी चीज हमारे साथ में जाएगी? तो हमें क्या करना है इसमें, चलिए चेक कीजिए। हेडिंग लेटर की जो है वो लेती है द राइटर्स एड्रेस एंड डेट, यानी कि बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। राइटर जो है, लिखने वाला जो है, वो जो लिख रहा है एड्रेस, उसका जाएगा एड्रेस, ठीक है। तो जो राइटर है, सेंडर एड्रेस जाना चाहिए इसमें। तो यहां पर द रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता, राइटिंग पर्सन जो है वो सेंडर है, तो वो ही लिखेगा और देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, जल्दी से देख लीजिए। 20 क्वेश्चन के आपको आंसर दे रहे थे, 18 पे पहुंच गए हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। बीच में कोई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन स्केप हो गए हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो टेक्निकल मिस्टेक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। इनमें से कौन सी चीज जो है बिजनेस लेटर में नहीं आती? कौन सी चीज है? सिंप्लिसिटी, वर्बोसिटी, ब्रीविटी और क्लियरिटी। क्या चीज इसमें नहीं आती बताइए मुझे। ब्रीविटी की बात करनी है, क्लियरिटी तो बिल्कुल आती है, बिजनेस लेटर में क्लियरिटी होनी चाहिए। वर्बोसिटी की बात करनी है तो वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़ चढ़ करके बातचीत करना, तो ये इसका मतलब है। सिंप्लिसिटी तो होती है, वर्बोसिटी का मतलब होता है बढ़ चढ़ के बात करना। मुझे तो 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 10 लाख का इनकम हुआ है, इस तरह की बात करनी। 50,000 लैपटॉप लूंगा, तो ये ऐसा नहीं होता भैया। शब्दों के आडंबर नहीं होते इसके अंदर, बहुत सीधे तरीके से चला जाता है। दैट मीन्स हम हमेशा इग्नोर करेंगे वर्बोसिटी को, तो ये चीज जो है इसमें नहीं आती, ठीक है। वर्बोसिटी इसमें नहीं आती। चलिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। Which one of them is called complimentary greeting? इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग की बात कौन सी करता है और कहां पे करता है? अटेंशन लाइन या हेडिंग, सैल्यूटेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क। इनमें से कौन सा है जो कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग की बात करता है? थैंक यू वेरी मच, माय डियर सर, वेलकम, इस तरह की बात करता है। वो और कुछ नहीं, सैल्यूटेशन है, ठीक है। प्लीज डू कम हियर। इस तरह की बात जब भी हम करते हैं तो वो सारी चीजें जो है ग्रीटिंग में आती है, और कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग यानी कि सैल्यूटेशन की बात हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, लेटर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब लेटर, इनमें से जो भी क्वेश्चन आने हैं, लेटर में से आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके पास रख दिए हैं। इनमें से आई होप कि क्वेश्चन आ जाएं और आप उन्हें पिक कर लें, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके के क्वेश्चन को आप चेक कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डियर मिसेस सिंह, will you and Mr. Singh give us the pleasure of your company at dinner on Sunday next 20 at 8 p.m. This is an example of business letter, formal letter, informal letter और salutation, ठीक है। ये क्या चीज है जल्दी से मुझे बताइए। ये this is an example of dear Mrs. Singh, तो यहां पर विल यू एंड मिस्टर सिंह गिव अस द प्लेजर, ये इस तरह की चीजें लिखी हुई है। सैल्यूटेशन तो देखिए डियर मिस्टर सिंह हो सकता है, लेकिन ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, तो यहां पर हम सैल्यूटेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा लिखा हुआ है। क्या ये बिजनेस लेटर है कि यहां पर बिजनेस लेटर की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस लेटर में इस तरह की बात नहीं होती है। बिजनेस को छोड़ दें तो हमारे पास दो ही चीजें बचती है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंदर हम किसी को भी इस तरीके से कह सकते हैं, क्या, डियर मिसेस सिंह आप हमारे यहां पर आइए और डिनर है आपके लिए, तो क्या इस तरह की बात हम कहते हैं? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम अपने इनफॉर्मल लेटर्स में इस तरह की चीजें लिखते हैं और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे यहां पर जरूर खाने पर आइए। ये बिजनेस नहीं है हमारा, तो इनफॉर्मल लेटर्स में इस तरह की चीजें कही जाती है, ठीक है। कहीं पर आपको लग सकता है कि सर फॉर्मल लेटर में भी इस तरह की बात कही जा सकती होगी। हाँ, मोस्ट प्रॉब्लम की बात करें तो हो सकता है कहीं पर 1% या 5% की बात हम करें तो हो सकता है ऐसा कहा जाता हो, बट 95% तो हम हमेशा इनफॉर्मल वे में ही बात करते हैं और इनफॉर्मल वे में ही बुलाते हैं। आपके भी फ्रेंड्स होंगे तो आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन बिजनेस अगर होगा तो आप बिजनेस में कंसर्न को इस तरीके से नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो यहां तक माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को पता चल गया होगा लेटर के बारे में, और लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सो एंड सो एंड सो एंड सो, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए रेस्ट नहीं करना है, हमें तो अभी आगे पढ़ना है। तो क्या आप थक गए हैं? अगर आप थक गए हैं तो 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए। विद इन 2 मिनट्स हम वापस हाजिर होंगे आपके साथ में और कुछ नए थिंग्स को लेके आएंगे। चलिए तो नए टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे, नई चीजें।
वेट कीजिए 2 मिनट्स का, आई विल बी बैक।